क्या आप लोगों में से कभी कोई किसी ऐसे इंसान को मिला है जो कि आपके सिटी के किसी ऐसे एरिया में रहता हो जो कि आप लोगों की नज़र में सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए है, लेकिन वो इंसान जिससे आप मिले हो वो बहुत हेल्पिंग है, हर किसी से बहुत अच्छे से बात करता है और किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। और कभी कभी आप ये सोचते हो कि मुझे इस इंसान की फाइनेंशियली हेल्प करनी चाहिए ताकि ये इस जगह से निकल के किसी अच्छी जगह पे जाए, क्योंकि ये जगह इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन आप गलत सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो इंसान आपकी सोच से कम्प्लीटली अपोजिट होता है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे केस के बारे में बताऊंगा जो कि एक आदमी मेंटली अनस्टेबल था, लेकिन उसने बहुत से लोगों को मार दिया। तो मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग हैरिसन फ्रैंक के केस को देखेंगे जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल था, लेकिन उसने फिर भी एक साल के अंदर अंदर 7 लड़कियों को मार दिया और किसी को पता भी नहीं चलने दिया। हैरिसन 9 सितंबर 1959 को फिलाडेल्फिया यूएस में पैदा हुआ। उसके टोटल 4 सिबलिंग्स थे और वो सबसे बड़ा था। उसने बहुत यंग एज में ही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साइन शो करना शुरू कर दिए थे और यही रीज़न थी कि उसको स्टडी में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ी। लेकिन किसी तरह भी उसने मैनेज करके अर्ली एजुकेशन कंप्लीट कर ली। इवन वो 10th ग्रेड तक भी पहुंच गया, लेकिन उसके बाद उसको स्कूल से निकाल दिया गया और उसको स्कूल से निकालने की रीज़न उसकी पुअर परफॉर्मेंस और बहुत बुरी अटेंडेंस थी। बाद में उसकी मदर ने ये क्लेम भी किया था कि 1971 में ही ये डायग्नोज हो गया था कि वो मेंटली डिसेबल है। जिसके बाद उसने चिल्ड्रन मेंटल फैसिलिटी में 2 साल गुजारे, लेकिन स्टडी में अच्छा ना होने की वजह से उसने अर्ली 1970s में ही काम करना शुरू कर दिया था। उसकी इस फिज़ीक की वजह से उसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम मिल जाता है। वो अभी अपनी टीनेज में ही होता है और अपने कोवर्कर्स के साथ बाहर जाने लग जाता है। उसे स्ट्रीट कल्चर बहुत अच्छा लगता है और वो एज अ प्रोस्टिट्यूट काम करना शुरू कर देता है। उस टाइम उसने ड्रग्स वगैरह लेनी भी शुरू कर दी थी। हैरिसन का कहना था कि ये लाइफस्टाइल उसे बहुत अच्छा लगा और उसे हर चीज़ से प्यार होने लग गया था। उसकी मदर जो कि काफ़ी रिलीजियस होती है, वो उसे इन चीज़ों से निकाल के बाहर लाती है। वो इसे इस लाइफस्टाइल के इमोरलिटीज़ के बारे में बताती है। अब हैरिसन भी इस चीज़ को समझ जाता है और उसे भी पता चलता है कि उसके एक्शंस काफ़ी सिंफुल थे, लेकिन कोई भी चीज़ उसे इस ग्रूसम किलिंग और क्राइम से रोक नहीं पाई, बल्कि इस चीज़ ने उस टाइम के लोगों को बहुत बुरी तरह डरा दिया था। 1979 में जब वो 20 ईयर्स का होता है, वो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के नॉर्थ फिलाडेल्फिया में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके पेरेंट्स को इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जिस लाइफस्टाइल से वो उसे बाहर निकालना चाह रहे थे वो इससे कहीं आगे जाने वाला था। वो जिस एरिया में शिफ्ट होता है वो क्राइम रेट्स और पॉवर्टी के लिए इनफेमस था, और जब वो उस एरिया में शिफ्ट हुआ उसने दोबारा से ड्रग्स वगैरह लेनी शुरू कर दी और वो दोबारा से प्रोस्टिट्यूशन में आ गया। उसकी ऐसी लाइफ होने के बावजूद उसकी लुक्स और फ्रेंडली नेचर की वजह से सब लोगों को लगता था कि हैरिसन एक बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि वो कभी भी किसी छोटे या बड़े क्राइम के लिए जेल में नहीं गया था। 1983 में वो एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पे वो अपने कुछ नेबर्स के साथ मिलकर ड्रग स्टेशन बनाता है, जहाँ पे इलीगली ड्रग्स को बेचा और ख़रीदा जाता था और अथॉरिटीज़ को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। 4 इयर्स वो उस जगह में रहने के बाद अब पूरी तरह इस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुका था। वो अपने फ्रेंड्स में काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, बल्कि वो अपने काफ़ी फ्रेंड्स को बुलाता था और ग्रुप स्मोकिंग सेशंस चलते थे। इस लाइफस्टाइल की वजह से वो लड़कियों में भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, इसलिए वो अपने अपार्टमेंट में अक्सर अपनी किसी फ्रेंड या स्ट्रेंजर को लेके आता था। वो उनसे प्रॉमिस करता था कि वो उनको ड्रग्स देगा और उनके कंसेंट के बाद वो उनसे सेक्स भी करता था। नेबरहुड में हैरिसन ने अपनी ये रेपुटेशन बनाई हुई थी कि वो काफ़ी फ्रेंडली है। वो टाइम पे रेंट पे करता था, इवन वो टीनेजर्स के साथ फुटबॉल भी खेलता था। 1987 में जब उसे इस अपार्टमेंट में रहते हुए 4 इयर्स हो जाते हैं तो उसके नेबर्स अब कंप्लेन करने लग जाते हैं कि उसके अपार्टमेंट से बहुत बुरी स्मेल आती है। उसके लैंडलॉर्ड ने भी उसे इस चीज़ के बारे में अवेयर कर दिया था और कहा था कि जितनी जल्दी हो सके वो खुद ही इस सिचुएशन को हैंडल करे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आने लग गई हैं। लेकिन वो सारी कंप्लेंट्स को इग्नोर करता रहा। उसी ईयर 9 अगस्त को जब वो उन कंप्लेंट्स पे कोई काम नहीं करता और उनको बार बार इग्नोर करता है, तो उसका लैंडलॉर्ड उसे अपार्टमेंट खाली करने के लिए बोल देता है। हैरिसन उसी दिन अपना सामान पैक करता है और अपार्टमेंट को छोड़ के चला जाता है। उसके बाद उसका लैंडलॉर्ड उस अपार्टमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि फ्रंट डोर पे उसने बोर्ड लगा के उसको कम्प्लीटली बंद कर दिया है ताकि कोई इसके अंदर ना आ पाए। अब उसका लैंडलॉर्ड पुलिस को कॉल करता है। पेट स्केलेटिनो जो कि उसकी कॉल रिसीव करता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। उसका कहना था कि जब वो इस बिल्डिंग में एंटर हुआ तो उसे ऐसी स्मेल आई थी जिससे उसे पता चल गया था कि इस बिल्डिंग में किसी की डेथ हुई है। जब ऑफिसर हैरिसन के अपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो स्मेल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। क्योंकि वो अंदर नहीं जा पा रहा था, इसलिए उसने डोर के लॉक से अंदर देखा। उसे एक ह्यूमन फिगर नज़र आती है। वो उसे कहता है कि दरवाज़ा खोले, क्योंकि वो अंदर आना चाहता है, लेकिन वो ह्यूमन फिगर उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। अब वो बैकअप के लिए एक और पुलिस ऑफिसर को बुलाता है जिसका नाम चार्ल्स जॉनसन होता है। वो लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाते हैं। जब वो अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सामने बेड पे एक ब्लैक वुमेन की नेकेड डेड बॉडी है जो कि डिकम्पोज हो रही है।
बेड के साथ ही एक और लड़की की डेड बॉडी थी जो कि पार्सली ड्रेस्ड थी। पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपार्टमेंट में उनको ड्रग्स और ब्लड के ट्रेसेस भी मिले थे। उनको एक साइड पे काफ़ी ज़्यादा गार्बेज बैग्स मिलते हैं और अब उनको आइडिया हो गया था कि इस अपार्टमेंट से उनको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इसलिए वो मज़ीद टीम को बैकअप के लिए बुला लेते हैं। जब और ज़्यादा पुलिस आती है तो पब्लिक क्यूरियस हो जाती है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस अपार्टमेंट में क्या चल रहा है। अब डिटेक्टिव सबसे पहले गार्बेज बैग्स उठाते हैं जिसके नीचे से उनको तीसरी विक्टिम मिल जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका अब सिर्फ स्केल्टन ही रह चुका था। फोर्थ विक्टिम का भी सिर्फ स्केल्टन ही मिलता है जो कि क्लोजेट के अंदर होता है, लेकिन उसकी डेड बॉडी को एक बैग के अंदर बहुत अच्छे से पैक करके रखा गया था। फिफ्थ विक्टिम का स्केल्टन 2 मैट्रेसेस के दरमियान से मिलता है और सिक्स्थ विक्टिम की डेड बॉडी फ्रंट क्लोजेट से मिलती है जिसको कपड़ों के दरमियान लपेट के रखा होता है। क्योंकि अपार्टमेंट की कंडीशन बहुत बुरी थी और पुलिस को लगता था कि शायद उनको यहाँ और भी बहुत कुछ देखने को मिले। एक दिन में उनकी रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए वो नेक्स्ट डे दोबारा अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए आते हैं। अब उन लोगों ने अपने रिसर्च के लिए एरिया को बढ़ा दिया था और एट द एंड 7th विक्टिम का स्केल्टन उनको बिल्डिंग की सीलिंग से मिलता है और इस तरह टोटल 7 विक्टिम्स की डेड बॉडीज मिलती हैं। इमीडिएटली हैरिसन की पिक्चर को न्यूज़पेपर और दूसरे कम्युनिकेशन चैनल्स को दे दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल पाए और वो पुलिस की इसको पकड़ने में हेल्प कर पाएँ। मीडिया हाउसेस को इस चीज़ के बारे में पता चलता है कि हैरिसन एक क्रिमिनल जिसका नाम गैरी हेडनिक था उसके घर से कुछ ही माइल्स दूर रह रहा था और उसे 1 मंथ पहले ही अरेस्ट किया गया था। जिस टाइम पुलिस हैरिसन को पकड़ने में बिजी थी वो काफ़ी दफ़ा पब्लिक में नज़र आया, लेकिन वो हर दफ़ा उनके हाथ से बच निकलता था। अब वो किसी तरह अपनी मदर से कांटेक्ट करता है और उनसे खाने पीने की चीज़ों के लिए कहता है। क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पे हैरिसन को वांटेड कहा जा रहा था, इसलिए उसकी मदर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो पुलिस को सरेंडर कर दे। हैरिसन भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। उसकी मदर फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है और इस तरह हैरिसन को अरेस्ट कर लिया जाता है। पता चलता है कि वो अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग से नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में ही रह रहा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो हर तरह से इन्वेस्टिगेटर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो सारी डेड बॉडीज और स्केल्टन उसके अपार्टमेंट में ऑलरेडी थी जब वो वहाँ पे शिफ्ट हुआ। एट द एंड वो इस चीज़ को कन्फेस कर लेता है कि सब लड़कियों को उसी ने मारा है। उसने ये बताया कि सब लड़कियों का उसने गला दबा के मारा है। वो ये भी बताता है कि उनकी डेड बॉडीज के साथ वो उस टाइम तक सेक्स करता रहता था जब तक वो डिकम्पोज नहीं होने लग जाती थी। लेकिन फिर उसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया जिसने उनको शॉक्ड कर दिया। उसका कहना था कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि फ्रैंक ने किया है जो कि उसी की एक पर्सनैलिटी है। उसके अकॉर्डिंग उसकी 3 पर्सनैलिटीज़ हैं। मार्टी जो कि हेट्रोसेक्सुअल क्रिश्चियन है जो कि सबसे बहुत प्यार करता है, जूनियर जो कि 2 साल का बच्चा है और वो अपने कुकी मॉन्स्टर डॉल से बहुत ज़्यादा अटैच है, और फ्रैंक जो कि होमोसेक्सुअल है और वो लड़कियों से बहुत नफरत करता है और उसी ने सबको मारा है। कहा जाता है कि हैरिसन की सबसे पहली विक्टिम उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन थी। उसको मारने के बाद उसे समझ नहीं आती कि वो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करे, इसलिए वो उसको वहीं पे छोड़ देता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने अपार्टमेंट में कुछ और लड़कियों को लेके आना चाहता है, इसलिए वो इस चीज़ को कवर करने के लिए उसकी डेड बॉडी को सीलिंग में रख देता है। 7 मार्च 1988 में हैरिसन को अरेस्ट करने के 7 मंथ बाद उसका ट्रायल शुरू होता है। क्योंकि वो ऑलरेडी कन्फेस कर चुका था कि उसी ने ये मर्डर्स किए हैं, इसलिए सिंगल जज उसका केस सुनता है और अपना फैसला सुनाता है। हैरिसन के लॉयर का नाम जोएल मेल्डोस्की था और उसने ये आर्ग्यू किया कि हैरिसन मेंटली अनस्टेबल है और उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। उसकी मदर का ये कहना था कि हैरिसन बहुत सेंसिटिव है, इवन वो एक मक्खी को भी नहीं मार सकता चाहे वो नशे की हालत में ही क्यों ना हो। और एट द एंड आर्ग्यूज और एविडेंस को सुनते हुए हैरिसन को 7 मर्डर्स और डेड बॉडीज़ को अब्यूज़ करने की सज़ा सुना दी जाती है। प्रोसिक्यूटर्स ने ये डिमांड की थी कि इसे डेथ सेंटेंस सुनाई जाए, लेकिन उसके लॉयर का ये कहना था कि हैरिसन मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए एटलीस्ट सज़ा में थोड़ी नरमी दिखाई जाए। 28 अप्रैल 1988 में हैरिसन को 6 डेथ सेंटेंसेस और 1 लाइफ सेंटेंस जो कि विदाउट पेरोल है सुना दी जाती है। लेकिन उसके लॉयर के आर्ग्यू की वजह से ये कहा जाता है कि उसे सज़ाए मौत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वो लाइफ सेंटेंस पूरी नहीं कर लेगा, और इसका मतलब यही था कि उसे सज़ाए मौत दी ही नहीं जाएगी। पूरे ट्रायल के दौरान वो बहुत काम रहा और लोगों ने ये भी देखा कि जब उसे सज़ा सुनाई भी गई तो उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, और एंड पे उसने सिर्फ यही कहा कि उसे कुकी मॉन्स्टर डॉल दे दी जाए क्योंकि वो जेल में उसे अपने साथ लेके जाना चाहता है। बाद में कुछ पार्टीज़ इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करती जा रही थी कि हैरिसन को उसके क्राइम की वजह से सज़ाए मौत हो जानी चाहिए, लेकिन हैरिसन की लीगल टीम बार बार अपील कर रही थी और एट द एंड एक लॉ पास होता है जिसमें कहा जाता है कि इस तरह के मेंटली अनस्टेबल लोगों को डेथ सेंटेंस नहीं सुनाई जाएगी, और हैरिसन भी उनमें से एक था। उसकी फैमिली को ये सुन के थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि एटलीस्ट उसे सजाए मौत नहीं दी जा रही है। सो गाइज, ये था आज का केस जो कि होप सो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप लोगों के पास कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय।